तो ब्लैक पैंथर मूवी को रिलीज हुए तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। और अब आजकल मैं जब फ्री बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि ब्लैक पैंथर मूवी को दोबारा से देखनी चाहिए और उन बातों को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार ब्लैक पैंथर में ऐसा क्या हुआ था जिसके जरिए वो एमसीयू की पहली मूवी थी जो कि ऑस्कर जीती थी। और ये बात छोटी नहीं है क्योंकि ब्लैक पैंथर एक पहली मूवी थी सुपर हीरो कैटेगरी के अंदर उसको ऑस्कर में 7 नॉमिनेशन मिली थी और जिसमें से वो 3 जीत कर भी आई थी। और ये एमसीयू की हिस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। तो आखिरकार ब्लैक पैंथर ने ऐसा क्या कर दिखाया है जो कि एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और इस तरह की दूसरी एमसीयू की 25-30 मूवीज नहीं कर पाई। तो इसी के ऊपर आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर ऐसी कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से वो ऑस्कर जीत पाई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है क्या इटर्नल्स मूवी वो भी इस लेवल की हो सकती है, क्या वो भी हमारी अगली ऑस्कर विनिंग एमसीयू मूवी हो सकती है। तो इन सारे के सारे सवालों के जवाब हम आज की इसी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो गाइस, दिस इज पी टैगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ एक लॉन्ग टर्म ब्लैक पैंथर का रिव्यू। चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जब हमारे पास कोई मूवी रिलीज होती है तो उसका हाइप ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुका होता है और हम जब रिव्यू करते हैं तो हमारे पास ज्यादातर कुछ पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं या अगर वो मूवी ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म लिया होता है तो हम नेगेटिव रिव्यू ही करते हैं। लेकिन मूवी को कुछ टाइम गुजर जाने के बाद, जिस तरह कि अब उसको 4 साल गुजरने वाले हैं, तो इतने टाइम के बाद आप जब मूवी को दोबारा देखते हैं तो आपको तब जाके पता चलता है कि ये मूवी किस काबिल है या नहीं है। तो बेसिकली मैं ऐसी फारिग बैठा हुआ था और मैंने सोचा कि आखिरकार ब्लैक पैंथर मूवी ने ऐसा क्या किया था कि वो ऑस्कर जीत पाई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस मूवी को दोबारा एक बार देखने के लिए बैठ जाएं। और अब मैं जब इस मूवी को दोबारा देख चुका हूं तो मेरा पूरा का पूरा ओपिनियन बदल चुका है और मैं ये कह सकता हूं कि वाकई में ब्लैक पैंथर जो थी अपने अंदर एक मास्टरपीस थी और उससे पहले हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें कुछ नया नहीं था, इसमें वैसे ही एक विलन था, एक हीरो के बिल्कुल ऑपोजिट, उसके पास भी हीरो जैसा एक ऑपोजिट सूट था और बिल्कुल एमसीयू की पिछली सारी मूवीज में विलन्स को कुछ इसी तरीके से दिखाया है। लेकिन अब मैं एक एक करके आपके साथ इसके पॉइंट ब्रेक डाउन करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें अलग थी। तो सबसे पहली बात जो कि इस पूरी की पूरी मूवी को बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है वो है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। यानी वकांडा की जो सिटी है, फिक्शनल सिटी है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जो कि हमें बस इतना पता है कि वकांडा जो है एक अफ्रीकन नेशन है और वो बहुत ज्यादा गरीब है दिखने में, लेकिन अंदर से वो बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। तो इस चीज को स्क्रीन पे दिखाना ये आसान काम नहीं होने वाला था और इसके पीछे मार्वल की पूरी टीम और डायरेक्टर रायन कुगलर को एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म की मैं रिस्पेक्ट देना चाहूंगा जिस तरीके से उन्होंने इस वकांडा को दिखाया है। मतलब यहाँ पे जब मैं मूवी को देख रहा था तो मैं इसको फील कर पा रहा था कि मैं वाकई में शायद वकांडा के अंदर बैठा हुआ हूँ। जिस तरह से उसकी पूरी टेक्नोलॉजी दिखाई गई, उसके अलग अलग ट्राइब दिखाए गए, उसके अलग अलग कल्चर दिखाए गए और किस तरह वो अपने उसूलों के ऊपर खड़े होते हैं। मुझे वो सीन अभी तक याद है कि जिस तरह से जब ब्लैक पैंथर की जगह जो है किलमॉन्गर ने अपना पूरा का पूरा थ्रोन हथिया लिया था तो वहाँ पे जो है शूरी वगैरह ओकोई से बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं जा सकती क्योंकि मेरी जो अलायंस है वो किसी राजा के साथ नहीं है बल्कि इस थ्रोन के साथ है, अब चाहे उसके ऊपर कोई भी बैठे। तो यहाँ से बिल्कुल मुझे बाहुबली के कटप्पा वाली फील आ गई थी और पता चल रहा था कि वकांडा के जो लोग हैं वो उसूलों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह हमने देखा कि इसके जो अलग अलग ट्राइब्स बने हुए उनका कोई ना कोई अलग अलग काम है। जिस तरह जो सरहदी कबीला था उसका बेसिकली काम ये था कि वकांडा के जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करके रखना है, इसके लिए वो बड़े बड़े राइनोस को पालते हैं। इसी तरह उसमें से एक कबीला था जो कि जासूसों का काम करता जिसमें से नाकिया बिलोंग करती थी और वो वकांडा के जासूस बनके यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम जब्बारी कबीले की बात करें तो वो एक कबीला ऐसा था जो कि इन लोगों से रोग हो चुका था, इन लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था और वो अलग ही रहता था। लेकिन किस तरह से इस मूवी के एंड में उस कबीले को भी वापसी लेकर आया गया, ये चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से ब्लैक पैंथर का सिलेक्शन किया जाता है जो कि आजकल के जमाने में काफी ऑड लगता है क्योंकि आप उसको सारी की सारी पावर्स दे रहे हैं जो कि पहले से स्ट्रॉन्ग है। अब ये बात हमेशा सही साबित नहीं होती है कि जिसके पास ज्यादा पावरफुल है उसकी नीयत भी सबसे ज्यादा अच्छी ही हो, क्योंकि अक्सर जिनके पास पावर आ जाती है उनकी नीयत अच्छी नहीं रहती है। लेकिन वकांडा के अंदर अपने राजा का सिलेक्शन अभी भी इसी तरीके से होता है और कोई भी चाहे वकांडा वाला उसको आके चुनौती दे सकता है और उसे वो थ्रोन दे सकता है। तो ये चीज है कि हमें ये बताती है कि वकांडा के ऊपर बेसिकली राज वही करेगा जो सबसे ज्यादा मजबूत है उन सब में से। इसी के अलावा अगर हम इसकी टेक्नोलॉजिकल साइड में चले, जहां पे हमें एक नई वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिली, जहां पे हमें शूरी की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया गया। हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टेक्नोलॉजी को बहुत अलग अलग लेवल्स पे देख चुके थे, जहां सबसे पहले हम आयरन मैन की बात करेंगे। मतलब टेक्नोलॉजी की शुरुआत एमसीयू के अंदर आयरन मैन से ही हुआ था और उसमें हमने बहुत ज्यादा बढ़िया चीजें देख ली थी। जहां टोनी स्टार्क अपना पहला आर्मर एक गुफा के अंदर बनाता है, उसके बाद उसको वो अपग्रेड करते करते इतना अपग्रेड कर देता है कि वो एक नैनो टेक के अंदर आ जाता है और वो उसकी बॉडी के ऊपर चिपका हुआ होता है हमेशा और हमें पता भी नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी को भी काफी ज्यादा देखा, जहां पे पीटर क्विल अपना हेलमेट इस्तेमाल करता है, अपने बूस्टर इस्तेमाल करता है और इस तरह की छोटी मोटी अलग अलग चीजें देखी थी। लेकिन अब हम जब वकांडा को देखने जा रहे थे तो उनको हमें कुछ नया दिखाना था, उनको एक नया वर्ल्ड बिल्ड करना था हमारे लिए। तो उन्होंने जिस तरह से वो रेत वाली चीज इस्तेमाल करा है, वो जो पूरी की पूरी मट्टी होती है और वो एक होलोग्राम के अंदर बदल जाती है, तो ये चीज बिल्कुल एक नई चीज सी देखने के लिए। इससे पहले हमने एमसीयू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखा था और ये चीज हमें बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रही थी।
और सच कहूँ तो ये चीज जो है मुझे पूरे के पूरे इस वकांडा वाले सिनेरियो के अंदर फिट बैठते हुए नजर आती है, क्योंकि वकांडा जो है एक अफ्रीकन नेशन है जो कि काफी ज्यादा दिखने में गरीब है, और उनकी जो होलोग्राम प्रोजेक्शन जिस तरह से बन रही होती है मट्टी को मिला के, तो वो एक फील दे रही होती है कि ये लोग अपनी कल्चर के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स है जो कि पूरी की पूरी मूवी के अंदर फैली हुई थी हर एक सीन के अंदर, और ये सारी की सारी डिटेल्स हमारे इर्द गिर्द एक जबरदस्त किस्म का वर्ल्ड बिल्ड करती हैं, और इसी वजह से ये मूवी जो है आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी सीन्स को मिला के एक मास्टरपीस बनती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने इस मूवी की कास्ट के ऊपर, जो कि इस मूवी की कास्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, खासकर चैडविक बोसमैन यानी कि ब्लैक पैंथर की बात करें, या वहीं पे इसके विलन एरिक किलमोंगर की बात करें जिसका रोल माइकल बी जॉर्डन ने प्ले किया था, या वहीं पे इसके साइड विलन एंडी सर्किस सर की बात करें, तो यहाँ पे सारी की सारी जो कैरेक्टर थी, कास्ट थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब मैं यहाँ पे जो है अपनी मेन कास्ट के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके बारे में सब बात कर चुके हैं और सबको पता है कि वो कितनी अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ पे उन साइड कैरेक्टर्स की बात करूंगा जो कि मुझे इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा पसंद आए जब मैंने उनको दोबारा देखा। तो यहाँ पे जो टिचाला के फादर प्रीछाका थे, उनके जो भाई थे एनजोबो, जो कि अमेरिका के अंदर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ईविल हो जाते हैं वहाँ पे जाने के बाद, और वाइब्रेनियम चुराने में सारी की सारी मदद करते हैं, तो उनके रोल को मैं दोबारा से यहाँ पे देख रहा था, तो मुझे उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा शानदार लगे। जिस तरह से वो वहाँ पे अपने भाई से बोलते हैं सारे के सारे सिचुएशंस के बारे में कि अमेरिका के अंदर क्या क्या चल रहा है, उस वक्त उनके जज्बात को मैं फील कर पा रहा था। इसके अलावा यहाँ पे जो जूरी का कैरेक्टर था, जो कि टिचाका का राइट हैंड मैन था, जिसने ही उसके ऊपर जासूसी करके उसको फंसवाया था, तो उनका कैरेक्टर भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और इस पूरी की पूरी मूवी की जो फील थी, जो कास्ट ने जो अपने डायलॉग्स की डिलीवरी करी है, वो बहुत ही ज्यादा औसम थी। खासकर मैं यहाँ पे एक सीन के ऊपर बात करने वाला हूँ जब टिचाला को इस बारे में पता चल जाता है कि उसके फादर ने उसके कजन को वहाँ पे छोड़ दिया था और वो दोबारा से एंसेस्टर्स की रेस में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद उसके जितने भी बाप दादा वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो उन सबसे वहाँ पे बहस करता है कि तुम सब गलत थे, और वहाँ पे जो कि पूरा का पूरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया गया था, ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। इसी के बाद मैं इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हुए इसकी स्टोरी के ऊपर बात करना चाहूंगा। तो ब्लैक पैंथर मूवी की स्टोरी जो उसको बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है वो ये है कि उसके पूरे के पूरे फैमिली वाला फंडा, मतलब हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से वकांडा के लोग एक कबीले हैं, पूरे के पूरे ट्राइब के अंदर रहते हैं और वो अपने अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब उनको ये बात पता चली थी कि उनका एक कजन जो कि बाहर मौजूद है और वो उनके कबीले के अंदर से है, तो वो उनके हाथ भी बल चुके थे और मजबूरन उन्होंने जो है ब्लैक पैंथर से उसको चुनौती लेने देनी पड़ी, क्योंकि वो उनकी फैमिली का ही हिस्सा था। और यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर जो ट्विस्ट था, ये बहुत ही मुझे औसम लगा कि किस तरह से वो उसके एक कजन था जो कि उसके फादर की गलती की वजह से एक इविल हीरो बन गया, और जिस तरह से पूरे की पूरी मूवी के अंदर विलन को दिखाया गया है, मैं उसका फैन होकर रह गया हूँ। वरना एमसीयू के अंदर विलन की बहुत बड़ी शिकायत होती है कि उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट विलन और अच्छी स्टोरी वाले विलन नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन किलमोंगर एक ऐसा विलन है एमसीयू के अंदर जिसको मैं अपने टॉप 5 के ऊपर रखना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टोरी, उसकी स्ट्रेटजीज और उसके माइंड गेम की वजह से, और जिस तरीके से उसके खून के अंदर बिट्रेयल भरा पड़ा है कि वो कभी किसी का नहीं होता है। और इस चीज को हमने व्हाट इफ के एपिसोड के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देखा, जहाँ पे वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए सबको जान से मार डालता है और आखिर में ब्लैक पैंथर बन जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एरिक किलमोंगर जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का एक विलन है और इसको बहुत ही शानदार तरीके से ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर दिखाया गया है। इसी के बाद मैं बात करना चाहूंगा इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के ऊपर, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा औसम लगी है। इसके सारे के सारे जो सीन्स थे, खासकर वकांडा के सीन जहाँ पर सनसेट हो रहा था, सनराइज हो रहा था, वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे देखने के अंदर। और अगर आप उस सीन को बार बार भी देखेंगे तो आप अभी बोर नहीं होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें पूरी की पूरी जो है वकांडा की, अफ्रीका की जो है नेचर को दिखाया गया है और उससे हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं। वरना हम स्पेस देखते हैं, हम यहाँ पे गैलेक्सीज देखते हैं, लेकिन उससे हम इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते हैं जिस तरीके से हम ये मट्टी, पेड़ पौधे और ये सारी की सारी जड़ी बूटियां वगैरह देख के कनेक्ट हो पा रहे थे। इसकी एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। इसकी जो नाइट सीक्वेंस के सीन्स थे उसको भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था। खासकर मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा अपनी साउथ कोरिया के अंदर जो पूरी की पूरी चेस सीन थी कार, वो बहुत ही ज्यादा औसम थी, वो बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से दिखाई गई थी। इसके अलावा जो उसका सबसे वीक पॉइंट था सिनेमेटोग्राफी के अंदर, वो उसकी फाइनल फाइट थी जो कि उस पूरे के पूरे माउंट वाइब्रेनियम के अंदर हो रही होती है। वहाँ पे सीजीआई की काफी ज्यादा कमी थी, मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन इसके अलावा जो बाहर के जो सारे के सारे सीन्स थे जहाँ पे टिचाला वापसी लौट कर आता है और किलमोंगर और उसकी फोर्सेस से मुकाबला करता है ताकि वो वकांडा से बाहर ना निकल सके, तो वो सीन मेरे लिए बहुत ज्यादा औसम था, जहाँ पे वो सारे के सारे गेंडे आना शुरू होते हैं और सारी की सारी चीजों को बहुत ज्यादा परफेक्टली वहाँ पे दिखाया गया था। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा उस चीज के ऊपर जिस वजह से मैं इस पूरी की पूरी मूवी का बहुत ही बड़ा फैन बन गया था, और वो था इसका साउंड एंड म्यूजिक। यानी कि हमने एमसीयू की मूवी में आज तक काफी अच्छे अच्छे साउंड ट्रैक्स देखे हैं, काफी अच्छे थीम सॉन्ग्स देखे हैं। इसमें मैं बात करना चाहूंगा खासकर थॉर रैग्नारॉक का, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 का और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का। अब ये सारी की सारी मूवीज ब्लैक पैंथर से पहले आई थी और इन तीनों मूवीज को मैंने बहुत ज्यादा पसंद करा था इनके साउंड ट्रैक के लिए, खासकर थॉर रैग्नारॉक को, क्योंकि उसके अंदर जो साउंड इफेक्ट्स डाले गए थे, जो साउंड ट्रैक्स डाले गए थे, जो सॉन्ग्स की चॉइस थी, वो बहुत ही ज्यादा औसम थी। लेकिन ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर इसको बिल्कुल ही गेम को पलट के रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पे खासकर ब्लैक पैंथर मूवी के लिए सॉन्ग्स को क्रिएट किया गया था, अलग अलग म्यूजिशियंस को ढूंढ के अफ्रीका से लाया गया था और उनको अपने स्टूडियो में बुलाने के बाद उनसे वो सारी की सारी धुनें बनवाई गई थी जो कि अफ्रीका के ट्राइब्स के अंदर चलती हैं।
तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जो है मार्वल वालों ने अपनी एक यूट्यूब चैनल के ऊपर भी रिलीज किया था। और इस सब के पीछे जो है बेसिकली लुडविग नाम के एक क्रिएटर हैं जिन्होंने सारा का सारा म्यूजिक क्रिएट करा था, जो कि हमें पूरी वकांडन वाइब दे रहा था। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी मेहनत की गई थी वो बिल्कुल वर्थ इट थी। यहाँ पे एक ही मूवमेंट के ऊपर जब वो बीट्स चल रही थी, जब वकांडा के अंदर वो एंट्री करता है, जब टिचाला मुकाबला करता है, जब एरिक किलमोंगर आता है, उसके पीछे जो साउंड चल रहा होता है, वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल इस मूवी को ऐसा बना रही थी कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा औसम था और सुनने में ऐसा लग रहा था कि वो रिफ्रेशिंग है। और ये ट्यून्स कुछ ऐसी ट्यून्स थी इस पूरी की पूरी मूवी की जो कि हम बाद में जाके कहीं और भी सुनते थे तो हमें फौरन पता चल जाता था कि अब वकांडा आने वाला है। इस तरह मैंने इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब वकांडा का जिक्र किया गया, पीछे वो ड्रम्स वाली ट्यून बजना शुरू हो गई तो हम फौरन समझ गए। इसी तरह व्हाट इफ के एपिसोड के अंदर जब टिचाला कैरेक्टर की शिप के अंदर घुस के सारी चीजों को देख रहे होते हैं तो वहीं पे उसको एक वकांडन शिप मिलता है और उसके पीछे वही वकांडन म्यूजिक चल रहा होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा आइकॉनिक बना दी थी किसी भी सीन को। तो उसका जो साउंड ट्रैक था, जो उसके साउंड इफेक्ट्स है, इसकी पूरी की पूरी साउंड डिजाइनिंग टीम थी, उसने बहुत ज्यादा जबरदस्त काम करा है। और मजे की बात है कि इसी चीज के ऊपर उसने ऑस्कर भी जीता है। इसके बाद जो उसका दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि इसने जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हमारे साथ शेयर करा। हम सब ये बात जानते हैं कि किस तरह से अमेरिका के अंदर रेसिज्म एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और रिसेंटली पिछले साल हमने इसका एक बहुत ही बड़ा केस देखा था जहाँ पे जॉर्ज नाम का एक इंसान था जिसको कुछ पुलिस वालों ने, गोरों ने अपने पैर के नीचे कुचल के मार दिया था। और अब हम सब जानते हैं कि इसके जरिए कितना बड़ा एक हंगामा शुरू हो गया था अमेरिका के अंदर। ये चीज जो है बहुत पहले से चलते हुए आ रही है और अब तक कहीं ना कहीं चलते हुए आ रही है अमेरिका के अंदर। और इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया गया बिना किसी को ऑफेंड किए। और यही वजह थी सबसे बड़ी कि एनजोगो जो था वो अपने भाई टिचाका के खिलाफ हो गया था शुरू में, और वो यहाँ पे अपने भाइयों की मदद करना चाहता था उनको अलग अलग वेपन्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके। तो ये सारी की सारी चीजें दिखाने का मकसद मार्वल का था कि उन्होंने यहाँ पे एक मूवी के जरिए अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के ऊपर जो है नजर डालने की कोशिश करी है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग जल्दी भड़क भी जाते हैं, लेकिन मार्वल ने इसको इतनी ज्यादा जबरदस्त तरीके से हैंडल करा कि इसके जरिए कोई भड़का भी नहीं और शायद जो लोग बहुत ज्यादा रेसिज्म करते थे वो उसके जरिए कुछ आगे आगे सीख भी सके। अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि ब्लैक पैंथर मूवी जब रिलीज हुई तो उसके बाद से जितनी भी ब्लैक पीपल कम्युनिटी थी उन्होंने इस मूवी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, क्योंकि बेसिकली इस मूवी के अंदर उनके काफी ज्यादा राइट्स को दिखाया गया, उनको बताया गया कि उनकी भी दुनिया के अंदर एक जगह है और वो जो इतने सालों से पूरी की पूरी डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं वो खत्म हो जाना चाहिए। तो इसीलिए जो ब्लैक पैंथर को पसंद करने की मेरी सबसे बड़ी एक वजह है, उसमें से एक ये भी है कि यहाँ पर उस कम्युनिटी के ऊपर नजर डाल के उनको दिखाने की कोशिश की गई है जो कि बहुत ही ज्यादा दबी हुई है। इसी के बाद हम अगर इस मूवी की एंडिंग की तरफ चले तो हम देख सकते हैं किस तरह से टिचाला जो है यहाँ पे सिर्फ एक विलन को मारने के बाद अपना काम तमाम नहीं करता है, बल्कि जो गलतियां उसके पास में उसके फादर्स ने करी है, उसके ग्रैंडफादर्स ने करी हैं, वो उसको भी यहाँ पे ठीक करता है। और वो फाइनली यूएन में जाके इस बात की अनाउंसमेंट करता है कि वकांडा अब दुनिया से अपनी सारी की सारी टेक्नोलॉजी को बांटेगा। इससे पहले इतने हजारों लाखों सालों में किसी भी ब्लैक पैंथर के राजा ने ये नहीं किया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो कि इस मूवी को बिल्कुल पलट के रख देता है। तो ये चीज बताती है कि ये पूरी की पूरी मूवी किसी मास्टरपीस से कम नहीं है, जिसके अंदर हमने जबरदस्त किस्म के म्यूजिक को देखा, इसके साउंड ट्रैक्स को देखा, इसके थीम सॉन्ग को देखा, इसके अलावा इसकी जबरदस्त किस्म की वर्ल्ड बिल्डिंग को देखा, इसकी जो कास्ट थी उसने वर्ल्ड क्लास एक्टिंग करी थी, जबरदस्त किस्म के अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने के ऊपर इन्होंने हिम्मत करी थी। इसके अलावा जो इनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग थी वो भी बहुत ही ज्यादा औसम थी, जो कि हमें पूरी फील दे रही थी कि इस तरह वकांडा के अंदर मौजूद है। तो बेसिकली मैं अगर अपने दो लफ्जों में इस रिव्यू को खत्म करना चाहूंगा तो मैं यही कहूंगा कि ब्लैक पैंथर मूवी एक मूवी नहीं थी बल्कि एक फिनोमिनल थी। यानी कि हम उस चीज को फील कर सकते थे, वो हम सिर्फ देख नहीं रहे थे। मूवी को देख रहे थे तो हम लिटरली इस बात को फील कर पा रहे थे कि हम शायद अफ्रीका की किसी कंट्री के अंदर बैठ के सारी की सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। उसका म्यूजिक, उसकी सिनेमेटोग्राफी, उसकी थीम, उसके कॉस्ट्यूम्स, वो हर चीज हमसे बोल रही थी, हमसे बात कर रही थी। और यही चीज मेरी नजर में ब्लैक पैंथर मूवी को एक मास्टरपीस बनाती है और इसी वजह से वो ऑस्कर विनिंग मूवी भी है। तो यहीं से जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि आप लोगों से कि इटर्नल्स मूवी भी इस चीज को अचीव कर सकती है, क्योंकि देखा जाए तो इटर्नल्स मूवी का भी वही लेवल होने वाला है जो कि ब्लैक पैंथर मूवी का होगा। इटर्नल्स के अंदर भी एक वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाई जाने वाली है। अब ये वर्ल्ड बिल्डिंग जो किसी कंट्री की या किसी सिटी की नहीं होने वाली है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस मूवी के जरिए पूरे के पूरे एमसीयू की वर्ल्ड बिल्डिंग होने वाली है। इसमें सेलेस्टियल्स को दिखाया जाने वाला है कि किस तरह से उन्होंने लाइफ को क्रिएट करा, किस तरह से उन्होंने गैलेक्सीज को क्रिएट करा। तो अगर मार्वल वाले चाहे तो इसको भी ब्लैक पैंथर मूवी की तरह एक जबरदस्त किस्म का मास्टरपीस बना सकते हैं। और यही अगर इसके दूसरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर बात की जाए तो वो उसकी कास्ट है। इसकी कास्ट के अंदर सारे ए लिस्टर्स मौजूद है, जैसे सलमा हायक हो गई, एंजेलिना जोली हो गई, रिचर्ड मेडन हो गए जो कि कारिस का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा लॉरेन रिडोल्फ को भी कास्ट किया गया है जो कि एमसीयू की पहली डेफ कैरेक्टर को प्ले करने वाली है और वो खुद भी डेफ है। तो उसके जरिए आप देख रहे हैं कि मार्वल जो है वो अलग अलग लोगों को अपनी मूवीज में कास्ट करके अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाह रहा है। तो मेरे हिसाब से इटर्नल्स एक ऐसी मूवी जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो मार्वल की तरफ से अगला जो है ऑस्कर जीत सकती है। इसके अलावा आप लोग मुझे बताइए कि आपको ब्लैक पैंथर मूवी कैसी लगी थी? क्या आपको वाकई में लगता है कि ब्लैक पैंथर मूवी है
जो ऑस्कर्स को जीता है 3 ऑस्कर्स को, क्या वो डिजर्व करती भी है कि नहीं। मेरी नज़र में तो वो मूवी बिल्कुल ऑस्कर्स को डिजर्व करती है। और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप ब्लैक पैंथर मूवी को इस वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर से देखिएगा, तो शायद आपकी सोच थोड़ी सी बदल जाए। और कमेंट डाउन करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको इटर्नल मूवी के लिए क्या उम्मीदें हैं। मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि इटर्नल मूवी या तो एक बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर हिट होने वाली है या फिर एक बहुत ज्यादा अंडररेटेड मूवी बन जाने वाली है, जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आने वाली है। खैर जो भी हो, मुझे ये लगता है कि इस मूवी को ऑस्कर के अंदर नॉमिनेशन तो जरूर मिलने वाली हैं और हो सके लकीली तो हमें इसमें 1-2 अवार्ड भी जीतते हुए नजर आ रही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी थॉट के बारे में क्या लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और मार्वल कॉमिक्स के ऊपर वीडियोस बना के आपके साथ अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से इनक्रेडिबल हल्क की जो पावर सोर्स है उसको मार्वल कॉमिक्स में जो है रिवील कर दिया गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार मार्वल कॉमिक्स के अंदर हल्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस वजह से हो सकता है, उसकी पावर सोर्स क्या है, तो आप फौरन से उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ जाने से पहले मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जहां पर मैं अपने चैनल के हवाले से अपडेट शेयर कर ही रहा होता हूँ। So guys, this is Tiger, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। Till then, thank you so much.